हेलो एवरीवन, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उज्जवल कुमार में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11th से केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो आता है हमारे बायोलॉजी में। यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम पढ़ेंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी से इस चैप्टर को, जिससे हम आसानी से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर कर पाएँ, क्योंकि हम जानते हैं कि नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से डायरेक्टली आते हैं एनसीईआरटी के लाइन से। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने 4 मेजर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंड लास्टली मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमें बताया गया है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और ये बात हम जानते हैं कि न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। और उसी कोऑर्डिनेशन को एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेजेंट ग्लैंड्स भी अपने हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट करते हैं। देन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इफ आवर यूज इज एक्चुअली बीइंग सेटिस्फाइड। बात ऐसी है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, फास्ट, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है, ये बस कम समय तक रहता है। अब जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसे लंबे समय तक चलाने के लिए हमें चाहिए एक नए हमें ज़रूरत होती है एक नए सिस्टम की, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इन्हीं बातों को नीचे यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही ये न्यूरल सिस्टम इनर्वेट्स नहीं करता है, नहीं पहुँचता है सारे सेल्स तक जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। जिस कारण से हमें ज़रूरत होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, हार्मोन्स की। तो हमने जाना कि हार्मोन्स लॉन्ग लिव्ड हैं, यानी कि लंबे समय तक कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहते हैं और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। इसी कारण से एंडोक्राइन सिस्टम को डेवलप किया गया है हमारे बॉडी में, या फिर हमने इसे इवॉल्व किया है। आइए हम अब फर्स्ट पॉइंट को जानते हैं, जो है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स के बारे में। फर्स्ट पेज में ये एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स के बारे में लिखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होता है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनके सेक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहेंगे। और ये जो क्लासिकल डेफिनीशन है हार्मोन्स की, यानी कि पहले के समय में इनको जो डिफ़ाइन किया जाता था, वो कुछ इस प्रकार है। वह केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, और ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्टेंटली, यानी कि दूर पे मौजूद ऑर्गन्स तक, ऐसे वाले केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन ये केमिकल हमारे सारे मॉलिक्यूल्स जो हार्मोन्स के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हमें नई डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारा ये नया डेफिनेशन है कि हार्मोन्स जो हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। हार्मोन्स क्या हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स के तौर पे और प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। यानी कि एक केमिकल हमारे बॉडी में जो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और वो वर्क नहीं करता है, वह केमिकल हमारे बॉडी को एनर्जी देने में, लेकिन वो काम आता है इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने में। तो ऐसे केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। ये जो नया डेफिनेशन इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है नए मॉलिक्यूल्स को, जिसमें हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, उन सबों को कवर कर लेता है। यदि हम एंडोक्राइन सिस्टम को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बात करें, तो हम देखेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं बहुत ही सिंपल से एंडोक्राइन सिस्टम को कंटेन करते हैं, जिसमें कुछ ही हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जबकि ढेर सारे केमिकल्स
या फिर हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करते हैं वर्टिब्रेट्स में, यानी कि वर्टिब्रेट्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ढेर सारे हॉर्मोन्स आते हैं और ये बहुत ही बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हॉर्मोन्स। अब हमारा ये 22.1 जो मेजर सब टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 22.2 पे, जिसमें हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में हम मेनली ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पेज है, इसमें हमें दिया गया है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक के लाइंस को देख रहे हैं, ये लाइन इस डायग्राम को असल में एक्सप्लेन कर रहा है। यह एक ह्यूमन का फिगर है जिसमें हाईलाइट किया गया है सारे पाए जाने वाले ग्लैंड्स को। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि हमारे बॉडी में अलग अलग जगह कुछ डिफ्यूज्ड टिश्यू हैं और सेल्स हैं जो हार्मोन के प्रोडक्शन और सेक्रेशन का रोल प्ले करते हैं। उन सारे डिफ्यूज्ड सेल्स और टिश्यू को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आ गए? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। गोनेड्स में मेल्स में टेस्टिस देखा जाता है और फीमेल्स में ओवरी देखा जाता है। इनके साथ साथ हमारे बॉडी में कुछ और भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी एंड हार्ट। ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। अब हम, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके साधारण तौर पे स्ट्रक्चर, जो जिन जिन हार्मोन्स ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की है उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आता है ये हाइपोथैलेमस। तो हम यहाँ से हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस, अच्छा जब हम ये पढ़ रहे होंगे हाइपोथैलेमस या फिर सारे ग्लैंड्स के बारे में, तो हम तीन चीज़ों पे मेनली फोकस करेंगे। ये तीन चीज़ें हैं, लोकेशन, आखिर कौन कौन से हार्मोन्स ये सेक्रेट करते हैं और उन हार्मोन्स का रोल क्या है। तो सबसे पहली बात आती है कि हाइपोथैलेमस लोकेटेड कहाँ है। ये डायनसेफेलॉन के, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हम डायनसेफेलॉन कहते हैं, उसके बेसल पार्ट में हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि कोई कुछ ये रीजन, यानी कि फोर ब्रेन का जो बेसल पार्ट है उसे ही बेसल पार्ट्स ऑफ डायनसेफेलॉन कहा जाता है। और ये जो है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो हैं रेगुलेट करते हैं बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को, जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि ढेर सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को, और ये कंटेन करता है ढेर सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को, जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं। जो कि ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रेशन को। जबकि हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोन्स जो ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये रिलीजिंग हार्मोन्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह वैसे हार्मोन्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रेशन को। हमने ऊपर देखा था कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस और सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब ये रेगुलेशन में दो तरह के रेगुलेशंस हो सकते हैं, एक इनहिबिटिंग, दूसरा एक्टिवेटिंग या फिर रिलीजिंग।
तो रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रेशन को, वही इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं जैसे कि गोनाडोट्रोपिन, अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जाम्पल देके हमें इस दोनों शब्दों का मतलब एक्सप्लेन किया गया है। तो हम एक रिलीजिंग हार्मोन के बारे में जानें जो कि हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, वह है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि एक्ट करता है गोनाडोट्रोपिन्स पे, यानी कि ये पिट्यूटरी पे एक्ट करके गोनाडोट्रोपिन को की सिंथेसिस और रिलीज को पिट्यूटरी के द्वारा रेगुलेट करवाता है। कौन करवाता है? गोनाडोट्रोपिन करवाता है। वही दूसरा हार्मोन जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन का रोल प्ले कर रहा है वह है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सेक्रेट होता है, सेक्रेशन किया जाता है और इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को। और ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो हमारा सोमैटोस्टैटिन एक्ट करता है पिट्यूटरी पे और उसे रिलीज नहीं करने देता है ग्रोथ हार्मोन्स को। इस तरीके से हमने देखा दो हार्मोन्स के बारे में, एक रिलीजिंग हार्मोन है, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, और उनके पार्टिकुलर फंक्शंस को हमने अभी जाना। ये जो हार्मोन्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। अभी जो हमने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन के बारे में जाना है, तो ये जो हार्मोन्स हैं ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, यानी कि कुछ हाइपोथैलेमस में कुछ एक न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, तो वहीं पे ये हार्मोन्स ओरिजिनेट करते हैं, पास करते हैं एक्सॉन से और रिलीज हो जाते हैं बाहर की ओर उस न्यूरॉन से थ्रू नर्व एंडिंग। ये हार्मोन्स फिर पहुंचते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक, या तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा या फिर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के द्वारा। यदि हार्मोन पहुंच रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी तक, कहाँ पहुंच रहा है? यदि ये हार्मोन्स पहुंच रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी तक, कहाँ से होते हुए? हाइपोथैलेमस से होते हुए, तो ये यूज करेंगे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का। यदि वही हाइपोथैलेमस से इन हार्मोन्स को पहुंचना होता है डायरेक्टली टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये यूज करते हैं पाथ को जो होता है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। इन चीज़ों को नेक्स्ट पेज में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप ओरली नहीं समझे हैं तो हम अच्छे से समझ जाएंगे इसे नेक्स्ट पेज के डायग्राम में दिए डायग्राम के द्वारा। तो आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की ओर। ये हमारा थर्ड पेज है जिसमें एक डायग्राम दिया गया है। आप यदि इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो अभी जो हमने पढ़ा है ऊपर में, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन रिलीज होते हैं और वो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे और उनके सेक्रेशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। हमने देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस पोर्टल सर्कुलेशन को यूज करता है, जो कि इस डायग्राम में साफ साफ तौर पे दिखाया गया है। वही जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कनेक्शन में होता है न्यूरल सिग्नलिंग के। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स प्रिपेयर होते हैं, यदि उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाना है, उन हार्मोन्स को हम पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स यहाँ तक पहुँचते हैं। तो कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं और वो फाइनली पहुँचते हैं, इस पार्ट को हम नर्व एंडिंग कहते हैं। ये जो बेस वाला पार्ट है इसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं। ये जो लेंदी पार्ट है इस स्ट्रक्चर का हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का, इसे हम एक्सॉन कहते हैं और इस एंड को हम डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन एक्सॉन और एक्सॉन एंडिंग के बारे में हमें बताया गया है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी
डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के कंट्रोल में होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट होता है पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर सबसे पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। ये एक बोनी कैविटी में पाया जाता है। उस बोनी कैविटी को हम सेला टर्सिका कहते हैं। इसे आप यदि पैरेलली अपने एनसीईआरटी को भी ओपन करके रखें तो आप अपने पुराने पेज में देख सकते हैं क्या लोकेशन था पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि जस्ट नीचे पाया जा रहा है हाइपोथैलेमस के, और इसमें भी ये देखने को मिल रहा है। इस रीजन को हम सेला टर्सिका कहते हैं। ये जो रीजन है मेनली पाया जाता है सेला टर्सिका में, जो कि एक बोनी कैविटी है, ठीक है। और ये अटैच्ड रहते हैं हाइपोथैलेमस से बाय ए स्टॉक। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अटैच है हाइपोथैलेमस से थ्रू स्टॉक। ये जो पार्ट है इसे हम स्टॉक कहते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड होता है एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। आप न्यूरोहाइपोफाइसिस को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जनरली हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं और ये न्यूरल सिग्नल के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस दो पोर्शंस में डिवाइडेड हैं, एक पास डिस्टालिस है, दूसरा पास इंटरमीडिया है। ये जो पास डिस्टालिस रीजन है पिट्यूटरी का, ये एक आमतौर पे एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है और ये प्रोड्यूस करता है कुछ 6 टाइप के हार्मोन्स को। ये 6 टाइप्स के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सारे हार्मोन्स हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के या फिर पास डिस्टालिस के। वही यदि हम पास इंटरमीडिया की बात करें तो पास इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि पास, अब एक बात ये भी देखा गया है कि ह्यूमंस में ये पास इंटरमीडिया जो है ये लगभग मर्ज्ड रहता है पास डिस्टालिस में। इस दोनों में अंतर हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पास डिस्टालिस सेक्रेट करते हैं इन 6 हार्मोन्स को और पास इंटरमीडिया सेक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके फंक्शंस को हम इस पार्ट में देखेंगे जो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। आगे हम बढ़ते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की ओर। हम बढ़ रहे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की ओर। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पास नर्वोसा भी कहा जाता है और इसे ही पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। ये 2 हार्मोन्स को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं जो हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इनके भी फंक्शंस को हम यहाँ पढ़ेंगे। ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन असल में सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। ये कहाँ सिंथेसाइज होंगे? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। आगे बढ़ें तो ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब हम सबसे पहले इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इन सारे हार्मोन्स करीब यहाँ पे 6 हैं, 1 है और यहाँ पे 2 है। टोटल हो गए 9 हार्मोन्स। 9 हार्मोन्स के फंक्शंस को यहाँ और थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं और इनके ओवर सेक्रेशन या लेस सेक्रेशन से कौन से डिजीज काउज होते हैं। यदि ग्रोथ हार्मोन, जो कि पहला हार्मोन है, पास डिस्टालिस के द्वारा सेक्रेशन किया जा रहा है, तो यदि ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन एबनॉर्मल हो जाए और तो फिर बॉडी जो है एबनॉर्मली ग्रोथ शो करता है। यदि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर बॉडी गिगेंटिज्म नाम के एक डिजीज को शो करेगा जिसमें बॉडी का हाइट बहुत ही बड़ा हो जाता है। जबकि यदि लो सेक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का, ये ग्रोथ को स्टंटेड कर देता है, यानी कि बौना कर देता है। इससे जो व्यक्ति को डिजीज होता है उस डिजीज को कहा जाता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब हम सेकेंड हार्मोन की ओर बढ़ते हैं जो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है
मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ को और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। यानी कि जैसा लेक्टिन वर्ड से हम जानते हैं कि मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ और मिल्क का फॉर्मेशन ये प्रोलैक्टिन से रिलेटेड है, वही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में जाने। जैसा कि नाम स्पष्ट कर रहा है कि ये स्टिमुलेट करता है थायराइड के हार्मोन्स के सेक्रेशन को। स्टिमुलेट मतलब स्टार्ट करना, यानी कि चालू करना। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये जो हार्मोन है ये सिंथेसिस और सेक्रेट करता है एक स्टेरॉइड हार्मोन को, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और ये एड्रिनोकॉर्टिको जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड में, जो हम ऊपर के डायग्राम में देख सकते हैं या फिर अपने प्रीवियस पेज के डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम हार्मोन्स हैं हमारे लाइन में, वो हैं LH एंड FSH। LH को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे थे और FSH को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कह रहे थे। ये गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और इस तरीके से गोनाडोट्रोपिन्स नाम के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। मेल्स में LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सेक्रेशन एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स का। कहाँ से? टेस्टस से, ठीक है। और मेल्स में ये FSH रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। मिलके किसके साथ? एंड्रोजन के साथ मिलके FSH स्पर्मेटोजेनेसिस को के फंक्शन को रेगुलेट करता है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? यह एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फीमेल्स की बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। अब ये ओव्यूलेशन कहाँ होता है? हमारे ओवरी में जब फॉलिक्यूलर सेल्स, ये एक ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये समय के साथ मैच्योर होते जाते हैं और इनके ही अंदर पाए जाते हैं ओवम। और ओवम भी समय के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कन्वर्ट होते जाते हैं। जब LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो आमतौर पे तब होता है जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड हो जाता है, तब वहाँ पे ओव्यूलेशन शो होता है। तो इसलिए LH जो है इंड्यूस करते हैं ओव्यूलेशन को। इसे हम डिटेल में रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्लास में आएगा। और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बस्ट करता है और उसके अंदर से ओवम बाहर की ओर रिलीज होता है, तब जो रिमेनिंग पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का बच गया वो उसका नाम हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो है जैसा यहाँ लिखा गया है ग्राफियन फॉलिकल के रेमनेंट्स के द्वारा बनता है, जो ओवुलेशन के बाद मौजूद रहते हैं ओवरी में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि फीमेल्स में FSH का क्या रोल है। FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। हमने देखा था कि LH जो है, LH की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ओव्यूलेशन होता है, यानी कि LH इंड्यूसेज ओव्यूलेशन। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। किसके फॉलिकल्स? ओवरी के फॉलिकल्स, इसीलिए ओवेरियन फॉलिकल्स, और ये पाए जाते हैं फीमेल्स में। इस तरीके से हमारा LH और FSH पार्ट कंप्लीट होता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 11th के बच्चे हैं तो आपको ये इनके बारे में बहुत ही डिटेल में रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट हमें मेंस्ट्रुएशन पार्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़े MSH की ओर। तो MSH जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, यानी कि वैसे साइट्स मीन्स सेल्स, मिलानो मीन्स यानी कि वैसे सेल्स जो मिलानिन को कंटेन करते हैं। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन उन सेल्स को पे एक्ट करता है और रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन के लिए, यानी कि मिलानिन स्किन को के पिगमेंटेशन में रोल प्ले करता है, जो मेलानोसाइट्स और सेल्स के द्वारा
प्रोड्यूस होता है और ये मेलानोसाइट सेल्स तब मेलानिन को सेक्रेट करते हैं जब उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, जो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस पार्ट से। ठीक है, आगे जाने तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बचता है। तो ऑक्सीटोसिन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है हमारे बॉडी में और कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलेट करता है, हमारे मसल्स के यानी कि स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलेट करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन का काम ज़्यादातर कहाँ हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्शन का काम हो सकता है डिलीवरी के टाइम में या फिर मिल्क के इजेक्शन के टाइम में। फीमेल्स में, इन फीमेल्स it stimulates vigorous contraction of uterus at the time of childbirth। यूटेरस वो चैम्बर है जिसमें बेबी यानी कि फीटस ग्रो करता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये क्या है, ये जो यूटेरस है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना रहता है जिसके कारण से वो पुश कर सके आउटसाइड के लिए। तो इस पुशिंग को रेगुलेट करता है ऑक्सीटोसिन, जो कि सेक्रेट किया जाता है पास डिस्टैलिस, जो कि पार्ट है पिट्यूटरी हार्मोन का। और जब मिल्क के इजेक्शन का रोल हो तब भी जो है बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसे भी रेगुलेट करेगा ऑक्सीटोसिन ही। और मिल्क का इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से। अब हम वैसोप्रेसिन के बारे में जाने तो वैसोप्रेसिन एक्ट करता है मेनली किडनी पे, यानी कि वो पिट्यूटरी जो कि ब्रेन से प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्ट कर रहा है किडनी पे। और किन रोल्स को प्ले कर रहा है किडनी में, इसे हम नेक्स्ट पेज में समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो हमारा वैसोप्रेसिन है, ये एक्ट कर रहा है किडनी पे और स्टिमुलेट कर रहा है रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है ये, यदि आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको बताया गया होगा कि नेफ्रॉन्स में रिजॉर्प्शन होते हैं कुछ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। और ये जो रेगुलेशन है किडनी के द्वारा जो किया जा रहा है रिजॉर्प्शन का काम, ये रेगुलेटेड होता है वैसोप्रेसिन के द्वारा। ये वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी हार्मोन से। और पिट्यूटरी हार्मोन्स के किस पार्ट से? न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इस तरीके से डिस्टल ट्यूब्स, ये जो डिस्टल ट्यूब लिखा गया है, ये डिस्टल ट्यूब बता रहा है नेफ्रॉन के एक रीजन के पार्ट में जो ग्लोमेरुलस से दूर पाया जा रहा है। एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। और इस कारण से ये जो वाटर का लॉस हो रहा था यूरिन के द्वारा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वाटर का लॉस हो यूरिन के द्वारा, उस स्टेट को हम डायूरेसिस कहते हैं। तो ये वैसोप्रेसिन इस हैवी लॉस ऑफ वाटर को इनहिबिट करता है और रेगुलेट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को और इलेक्ट्रोलाइट्स के रिजॉर्प्शन को, जो कि ये डायूरेसिस को स्टॉप कर रहा है। इसीलिए वैसोप्रेसिन को कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। चलिए, अब एक छोटा सा पार्ट दिया गया है हमारा पीनियल ग्लैंड के बारे में। ये पीनियल ग्लैंड भी लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। और किधर? फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में। डॉर्सल साइड हमारा जो बैक का रीजन है, हमारे बॉडी का जो बैक का रीजन है उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। और जो हमारे बेली का रीजन है उसे हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट है, ये फोर ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट है, डॉर्सल साइड है, उसमें ये पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। और ये एक हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। तो दो बातें हो गई, ये लोकेटेड कहाँ है और किस हार्मोन को सेक्रेट करता है। अब हम जानेंगे कि इन हार्मोन्स के रोल क्या है। तो ये हार्मोन्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल हैं किस चीज़ को मेंटेन करने में? 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि कब हमें उठना है, कब सोना है, कब खाना है। और डिफरेंट जो हमारे डायरनल रिदम है, यानी कि 24 आवर्स में जो जो हम करते हैं, ये मेलाटोनिन हमारे रूटीन को बाउंड करता है।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लिप वेक साइकिल, यानी कि कितने बजे हमें नींद आ जाए और कितने बजे वो नींद चला जाए, ये जो डिसाइड करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन। हमारे बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहे, इसे भी पीनियल ग्लैंड ही रेगुलेट करता है। एडिशन के तौर पे मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को। क्या कर रहा है? मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस कर रहा है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, द मेंस्ट्रुअल साइकिल को और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये हमारा पीनियल ग्लैंड मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको मेमोराइज करना होगा। मेटाबॉलिज्म यानी कि किसी चीज़ के बनने टूटने को मेलाटोनिन रेगुलेट करेगा। हमारे बॉडी के डार्कनेस को और लाइटनेस को मेलाटोनिन रेगुलेट करेगा, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आए, इसको भी रेगुलेट करेगा मेलाटोनिन। और हमारे सेल में डिफेंस कैपेबिलिटी में भी काम करता है मेलाटोनिन। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 कुछ 4 पॉइंट्स इसके फंक्शनिंग के बारे में लास्ट में दिया गया है, और एक पॉइंट है डायर्नल रिदम के बारे में। साथ में बॉडी टेम्परेचर, स्लिप वेक साइकिल भी है। नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं आप इसे, इसमें थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा 4th पॉइंट है। थायराइड ग्लैंड जो है 2 लोब से बने हुए हैं, फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, जो कि ट्रैकिया के, ये जो पार्ट है इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया के दोनों साइड पाया जा रहा है, अदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। बोथ द लोब्स, ये जो दोनों लोब्स हैं ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं एक टिश्यू के द्वारा। इस टिश्यू को हम इस्थमस कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कंपोज्ड होते हैं फॉलिकल के बारे में। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके बारे में कहा गया था, यही सारे फॉलिकल्स हैं। आप इसके शेप को यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एस्ट्रोमल टिश्यू, और एस्ट्रोमल टिश्यू के द्वारा इन्हीं टिश्यूज के में जो है कुछ अंदर में जो है उन्हें हम एस्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। थायराइड ग्लैंड, हर एक थायराइड फॉलिकल, ये जो एक फॉलिकल है, ये कंपोज्ड, ये इंक्लोज करता है, इनके अंदर में कैविटी रहता है, खाली जगह रहता है। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, एक जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, यानी कि प्रत्येक एक जो फॉलिकुलर सेल्स करके ये थायराइड बन रहा है, तो हर एक फॉलिकुलर सेल 2 तरह के हार्मोन्स को बनाता है। एक T3 है, दूसरा T4 है। T3 को हम ट्राईआइडोथायरोनिन्स कहते हैं, T4 को थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन्स कहते हैं। और इन दोनों हार्मोन्स के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए या फिर नॉर्मल रेट से सिंथेसाइज होने के लिए हमारे बॉडी को आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म के कारण थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, जिस स्टेट को हम ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म यदि प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाए, यदि एक फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाए ये हाइपोथायराइडिज्म, तो इसके बड़े ही घनघोर इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ग्रोइंग बेबी पे। जो क्या है, बच्चे का ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाएगा, यानी कि क्रेटिनिज्म, वो बड़ा ही नहीं होगा। मेंटल रिटार्डेशन, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाएगी। लो इंटेलिजेंस, कुछ उसको याद नहीं रहेगा। एबनॉर्मल स्किन के कलर्स उसके एबनॉर्मल हो जाएंगे। डीप म्यूटिज्म, उसे सुनाई में भी देने में भी समस्याएं आएंगी। एडल्ट वुमेन के बारे में बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म जो है मे काउज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। यदि हम उन फीमेल्स के बारे में बात करें जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, उन फीमेल्स में यदि हाइपोथायराइडिज्म यानी कि T3 और T4 का फॉर्मेशन घट जाए बिकॉज ऑफ लो आयोडीन, तो वैसी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। अब दूसरा केस आता है कि यदि T3 और T4 का सेक्रेशन बढ़ जाए, इस केस को लिखा गया है ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब क्या हो गया है, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो चुका है। अब कुछ नोड्यूल्स डेवलप कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड्स में। ये जो हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सेक्रेशन बढ़ चुका है,
और वो इतना बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, जिसके कारण जो कंडीशन आ रहा है उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, जो कि बॉडी के फिजियोलॉजी को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। तो हमने क्या सीखा अभी कि थायराइड जो हैं 2 लोब से बने होते हैं, ये दोनों लोब्स इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। थायराइड जो 2 लोब्स हैं ये ढेर सारे फॉलिकल्स के और एस्ट्रोमल टिश्यू के मिलने से बने होते हैं। फॉलिकुलर जो सेल्स हैं ये अंदर से खाली हैं, उस कैविटी में बनता है T3 और T4 हार्मोन्स। उस T3 और T4 हार्मोन्स को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। यदि आयोडीन बॉडी को कम अमाउंट में मिले तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, यदि ज़्यादा अमाउंट में मिले तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। अब हाइपोथायराइडिज्म में 2 केसेस के बारे में बताया गया है। हाइपोथायराइडिज्म में 3 केसेस बताए गए हैं। एक केस जो जनरली देखा जाता है जिसमें ग्वाइटर हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि लो आयोडीन के कारण हो रहा है। दूसरा केस हमने देखा यदि प्रेग्नेंट वुमेन में आयोडीन की कमी देखने को मिले और हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो बच्चे पे कुछ असर पड़ रहे थे, जैसे बच्चा क्रेटिनिज्म से पीड़ित हो जाएगा, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, लो इंटेलिजेंस कोसेंट आ जाएगा, उसके ब्रेन का ग्रोथ बेहतर तरीके से नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन एबनॉर्मल हो जाएगा और उसे सुनाई देने में समस्याएं आएंगी। वही यदि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। वही यदि कैंसर हो जाए, यानी कि थायराइड हार्मोन्स का सेक्रेशन, यानी कि ढेर सारे फॉलिकुलर सेल्स बन जाएं तो ढेर सारा T3 T4 सेक्रेशन होगा, जिसके कारण हाइपरथायराइडिज्म होगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी फिजियोलॉजी एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं अगले पेज पे हमें क्या बताया गया है। आइए नेक्स्ट पेज पे थोड़ी दूर तक थायराइड हार्मोन्स को कंटिन्यू किया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल। ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में। बेसल, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? यानी कि जो हमारे बॉडी में आम तौर पे मेटाबॉलिज्म चलता है वो रेगुलेट होता है इसी T3 और T4 के द्वारा। ये जो हार्मोन्स हैं सब साथ साथ सपोर्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को भी, साथ में फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में भी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेनेंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करते हैं प्रोटीन हार्मोन्स थायरोकैल्सिटोनिन को भी, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो हम देख रहे हैं कि थायराइड हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये थायराइड हार्मोन्स बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, साथ में सेक्रेट कर रहा है प्रोटीन हार्मोन जो कि थायरोकैल्सिटोनिन है, जिस कारण से ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल मेंटेन होता है। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट किस तरीके से मेंटेन होगा, इसके बारे में यदि आप सोचिए, आप थोड़ी देर सोचिए, नीचे ये पैराथायराइड जब ग्लैंड हम पढ़ेंगे तो इस लास्ट लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो वी मे टेक फ्यू सेकेंड पॉज, यू मे थिंक अबाउट इट। हाउ, वेयर इज द abundance of calcium present in our body? Is that in bones? Yes. Then how blood can get calcium from the bones? ठीक है, अब हम चलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की ओर। इस बात को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं और ये कहाँ होते हैं, थायराइड ग्लैंड के बैक पे होते हैं। हमने ऊपर देखा था कि एक डायग्राम में थायराइड ग्लैंड को दिखाया गया था। थायराइड ग्लैंड के पास 2 लोब्स हैं और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये वेंट्रल साइड का इमेज दिया गया था। यदि हम डॉर्सल साइड देखें तो डॉर्सल साइड में, जो आप अपने एनसीईआरटी बुक के इससे प्रीवियस पेज के डायग्राम में देख सकते हैं कि वहाँ पे
दोनों लोब्स के बैक पे 4 रेड डॉट्स हैं, उन्हें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट हैं थायराइड ग्लैंड के बैक पे। 1 पेयर ऑफ इच इन 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि एक लोब पे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड हैं। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रेट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन को, जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो सेक्रेशन है पैराथायरॉयड हार्मोन्स का, ये रेगुलेट होता है बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम। ये रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी कि कितना कैल्शियम आयंस हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, उस अमाउंट के बेसिस पे पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सेक्रेशन रेगुलेट होता है। ठीक है, हमने यहाँ भी देखा था थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट होता है कि कितने अमाउंट में ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 बातें हम देख चुके हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ लोकेटेड है और कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है। फंक्शन के बारे में भी एक झलक दिखाया गया है। अब हम कैल्शियम को किस तरीके से किया जा रहा है मेटाबोलाइज या फिर रेगुलेट, इसको हम समझते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। कैसे? ये एक्ट करता है बोन्स पे और स्टिमुलेट करता है बोन्स के रीजॉर्प्शन के प्रोसेस को, जिसे हम डिजोल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर डीमिनरलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बोन से जो है बोन को डिजॉल्व करवाता है और उससे जो कैल्शियम निकलता है वो ब्लड में आ जाते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम +2 इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। दूसरा पार्ट, यदि हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन के पास भी रिजॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें कि ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलने के लिए पहुंच जाते हैं। यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो हमारा बॉडी रेनल ट्यूब्यूल्स के पास भी विद द हेल्प ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन्स रीएब्जॉर्ब करवा लेता है उन कैल्शियम्स को। ठीक है, और इस तरीके से कैल्शियम का अमाउंट बढ़ गया हमारे ब्लड में, और ये जो है हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसे डाइजेस्टेड फूड से भी। पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा देता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। इस तरीके से ये बात साफ है कि पैराथायरॉयड हार्मोन एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, यानी कि ये कैल्शियम के अमाउंट को बढ़ाने वाला हार्मोन है, जो यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम +2 लेवल along with थायरोकैल्सिटोनिन। यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन के साथ साथ ये जो क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के बैलेंस को हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए। तो इतनी बातें हो गई, कैल्शियम सारी बातें हुई है पैराथायरॉयड में। थोड़ी सी कैल्शियम को लेके बात हुई है थायराइड में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैल्शियम को लेके, तो आप देखेंगे कि वो थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में बात कर रहा है या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में बात कर रहा है। यदि लिखा हो रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, तो हम चुनेंगे थायरोकैल्सिटोनिन को या फिर थायराइड हार्मोन को। और हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन के बारे में बात करें तो हम कहेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड को या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन को। अब हम चलते हैं थाइमस की ओर, जो यदि हम सेकंड पेज पे दिए गए डायग्राम को देखें तो हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है थाइमस ग्लैंड जो है, ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के डॉर्सल साइड में पाया जाता है, और एओर्टा के, खासकर एओर्टा के डॉर्सल साइड में पाया जाता है। हमारे हार्ट के 4 रीजन, 2 एओर्टा होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो ये एओर्टा के डॉर्सल साइड में पाया जाता है। ये थाइमस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये ग्लैंड सेक्रेट करेगा एक पेप्टाइड हार्मोन को। ये कौन सा हार्मोन को सेक्रेट कर रहा है? एक पेप्टाइड हार्मोन को, जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं। आखिर इस थाइमोसिन का रोल क्या है? थाइमोसिन मेजर रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में। यदि हम ब्लड चैप्टर को आपने पढ़ा है तो हम जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, कुछ 2 तरह के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स है उसकी डिफरेंशिएशन खासकर थाइमस में होती है,
और बी लिम्फोसाइट्स की बोन मैरो में। तो यहाँ हम देख रहे हैं थाइमस के बारे में। तो थाइमस जो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं, वो एक मेजर रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी था, एक ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी था। ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी उस तरीके का इम्यूनिटी है जिसमें एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो। एंटीबॉडीज़ मीन्स IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ऐसे करके कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, और इन्वॉल्वमेंट किनका हो, नेचुरल किलर सेल्स का, मैक्रोफेज का। तो वैसे कंडीशंस को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जहाँ पे सेल जो है रोल प्ले कर रहा हो, जहाँ पे एंटीबॉडी रोल ना प्ले कर रहा हो। इसके साथ साथ थाइमोसिन जो है प्रमोट करता है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी। जैसा अभी आपको बताया गया था कि जब एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो तो उस तरीके के इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो थाइमोसिन जो रोल प्ले करता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को चलाने के लिए थाइमोसिन डिफरेंशिएट करता है टी लिम्फोसाइट्स को, वही ह्यूमोरल इम्यूनिटी को चलाने के लिए थाइमोसिन प्रमोट करता है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को। थाइमस जैसे जैसे एक व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो थाइमस जो है डीजेनरेट होता जाता है, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ओल्ड व्यक्ति हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जैसा यहाँ लिखा गया है, एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, यानी कि जिससे बूढ़े व्यक्तियों का इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता जाता है। इस तरीके से हमारा 6th ग्लैंड भी कंप्लीट होता है। अब हम चल पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले लोकेशन, हमारे बॉडी के पास एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, यानी कि हमारे पास 2 किडनी है, दोनों किडनी के एंटीरियर पार्ट पे एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड हुए। ये जो ग्लैंड है, हमने ऊपर भी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में जब बात किया था तो हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रेट होते हुए एक हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को देखा था। अब जो है इस चीज़ को हम अच्छे से डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, जो हमें नेक्स्ट पेज में दिया गया है। लेकिन पहले हम इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं और कौन से इसके टिश्यू हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये कंपोज होता है 2 तरह के टिश्यूज़ से। जो सेंटर में टिश्यू पाया जा रहा है उसे हम एड्रिनल मेडुला कहेंगे, जो आउटसाइड लोकेटेड है उसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे। तो इसी कॉर्टेक्स से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसी कॉर्टेक्स रीजन पे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एक्ट कर रहा था। जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किससे सेक्रेट हो रहा था, पार्स डिस्टालिस रीजन से, ठीक है। आप चाहें तो 1 सेकेंड पॉज करके ऊपर देख सकते हैं अपने बुक में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इस पेज में अच्छी तरीके से हमें दिया गया है एड्रिनल ग्लैंड के सेक्शंस को। आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन दिया गया है कि आखिर कहाँ एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ये जो ग्लैंड है ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये इस किडनी के एंटीरियर रीजन पे पाया जा रहा है, ठीक है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पे जूम किया गया है और बताया गया है कि ये जो आउटर रीजन है इसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये जो बीच वाला रीजन है इसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इन लाइंस में हमें क्या बताना चाह रहा है हमारा एनसीईआरटी। तो एड्रिनल मेडुला यानी कि ये जो सेंट्रल वाला रीजन है एड्रिनल मेडुला, ये 2 हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। एड्रिनालिन को हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं और नॉर एड्रिनालिन को नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। इन्हें जो है आमतौर पे केटाकोलामाइंस कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एड्रिनल
एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन्स जो हैं ये रैपिडली सेक्रेट होते हैं स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। और ये स्ट्रेस कब आएगा? जब इमरजेंसी का सिचुएशन हो, ठीक है। इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि कैटाकोलामाइंस इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है और ये स्ट्रेस के कंडीशन में रिलीज होते हैं। और इसी जो कि ये इमरजेंसी हार्मोन है, इसीलिए इनका एक और नाम रखा गया है हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, ठीक है, या तो लड़ो या भागो। ये हार्मोन्स जो हैं इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस को, यानी कि हमारे अलर्टनेस को ये बढ़ा देंगे और प्यूपिलरी डायलेशन को भी बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे जो आँखें हैं, आँखों में प्यूपिल्स पाए जाते हैं, उनको ये डायलेट कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट में ये खोल देंगे, जिसके कारण से ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में जा सके। प्रोलिफ्रेशन यानी कि पाइलो इरेक्शंस मतलब हमारे हेयर्स जो हैं रेज हो जाएंगे। जैसा आपने स्पाइडरमैन में देखा होगा, जब एलियंस का अटैक होता है तो स्पाइडरमैन के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो उसे ही हम पाइलो इरेक्शन कहते हैं। स्वेटिंग, पसीना आना। बोथ दी हार्मोन्स इंक्रीज दी हार्ट बीट। ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है या फिर कैटाकोलामाइंस है, ये हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। हार्ट बीट बढ़ने के कारण क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, यानी कि इमरजेंसी के टाइम में हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। कैटाकोलामाइंस स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजन्स के ब्रेकडाउन को भी, जिसके कारण ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है और साथ साथ ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के भी ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं, यानी कि सम टोटल में ये एनर्जी के रिलीज को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारे अलर्टनेस को बढ़ा रहे हैं। ये बात हो गई एड्रिनल मेडुला को लेके। अब हम चलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओर, ठीक है। तो हमने देखा एड्रिनल मेडुला कैटाकोलामाइंस हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। कैटाकोलामाइंस दो तरह के हार्मोन्स हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। इन दोनों हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। ये इमरजेंसी में सेक्रेट होते हैं, हमारे अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं, साथ में एनर्जी को भी इंक्रीज कर देते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब हम चलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओर। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो बाहर वाला लेयर देख रहे हैं, इसको 3 लेयर में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे अंदर वाले लेयर को हम कहेंगे जोना रेटिकुलरिस। सबसे अंदर वाले लेयर को इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के हम कहेंगे जोना रेटिकुलरिस। मिडिल वाले को हम कहेंगे जोना फेसिकुलाटा और सबसे बाहर वाले को हम कहेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस, फेसिकुलाटा एंड ग्लोमेरुलोसा, ये अंदर से बाहर की ओर एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर्स हैं। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं सेक्रेट करते हैं ढेर सारे हार्मोन्स को, जिसे हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हमने एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को कहा था कैटाकोलामाइंस, और हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किए जा रहे हार्मोन्स को कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ये जो कॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो किनके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के, उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल जो है ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए जो मेन हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल, और ये ही एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी है। कॉर्टिकॉइड्स जो कि रेगुलेट करते हैं वाटर के और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को, इसे हम जनरली मिनरल्स कहते हैं। तो ऐसे कॉर्टिकॉइड्स को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। एक अल्डोस्टेरॉन है, ये जो है मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है। तो यहाँ से यहाँ हमें बताया गया है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है 3 रीजन में डिवाइडेड हैं, जोना रेटिकुलरिस, फेसिकुलाटा एंड ग्लोमेरुलोसा। इनके द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। कॉर्टिकॉइड्स कुछ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और कुछ मेटाबॉलिज्म ऑफ या फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है और वही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में रोल प्ले करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो एक इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो है कॉर्टिसोल, वही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एक इम्पॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो है अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब हम जानते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करता है, लाइपोलाइसिस को स्टार्ट करता है और प्रोटियोलाइसिस को स्टार्ट करता है और इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ एमाइनो एसिड को। यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन को शुरू करता है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, लिपिड्स को ब्रेक करता है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं और इनहिबिट करता है एमाइनो एसिड्स के यूटिलाइजेशन को, यानी कि एमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के प्रोटियोलाइसिस के बाद बने हैं उनके उस सेल्स के द्वारा लेने से भी रोकता है। अब इसको हम आगे समझते हैं। कॉर्टिकॉल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। तो कॉर्टिसोल्स जो हैं साथ में रोल प्ले करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उसके सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं, साथ साथ किडनी के फंक्शंस को भी मेंटेन करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो हमने ऊपर में एक मेजर कॉर्टिसोल देखा था, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को भी प्रोड्यूस करता है और सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को शो करता है, यानी कि इन्फ्लामेशन के टाइम में जो रिएक्शंस शुरू होते हैं उसे ये इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट करता है? कॉर्टिसोल इनहिबिट करता है। इस प्रकार से ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। ये कुछ बातें हो गई अभी, लेकिन हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में कुछ बातें करना, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। कॉर्टिसोल के बारे में और भी कुछ बातें दी गई है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में जानते हैं। ये जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरॉन है, ये मेनली एक्ट करता है रेनल ट्यूब्यूल्स पे और स्टिमुलेट करता है सोडियम प्लस और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन का और एक्सक्रीट करवाता है पोटासियम प्लस एंड फॉस्फेट आयंस को। इस तरीके से जो ये अल्डोस्टेरॉन है हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के मेंटेनेंस में, यानी कि सोडियम वाटर को ये एब्जॉर्ब करके पोटासियम फॉस्फेट को बाहर निकालता है और इस प्रकार से मेंटेन हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड और ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी। ठीक है, कुछ अमाउंट्स में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। हमने देखा था एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ कॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे थे, उसमें एक कॉर्टिकॉइड के बारे में और भी बताया गया है जो है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं एक्सियल हेयर के ग्रोथ में। एक्सियल हेयर मतलब हमारे आर्म पेट में या फिर बिटवीन द लेग्स या फिर हमारे चेस्ट पे जो हेयर ग्रो करते हैं, यानी कि बिटवीन प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर, प्यूबर्टी के टाइम पे जो ग्रोथ करते हैं उसके पीछे ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ही रोल प्ले करता है। किसके द्वारा अपना रोल प्ले करता है? एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड के द्वारा। आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पेनक्रियाज। क्या आप लोग थक चुके हैं? तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आखिर कितने देर का हमारा ये वीडियो हो चुका है? ये 59 मिनट्स के हो चुके हैं। थोड़े से और बचे हुए पार्ट हैं, यानी कि करीब 8 19 3 ग्लैंड्स के बारे में और हमें पढ़ना है और मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ना है। मैकेनिज़्म बड़े ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है। पेनक्रियाज
के बारे में हम लोग आम तौर पे जानते हैं कि ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करने में पेनक्रियाज का बड़ा ही अच्छा खासा रोल है। और ये यदि हम डार्क वाले वर्ड को देख लें तो हमें पेनक्रियाज समझ में आ जाएगा। बट येट इट इज़ ए होल चैप्टर जिसे हमें पढ़ने में कई दिन लग जाते हैं। हम उसे कुछ घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको पॉज करके थोड़ी देर रेस्ट ले सकते हैं और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हम चलते हैं अब पेनक्रियाज की ओर। पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट ग्लैंड? इसका मतलब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तरह से काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, तो हम यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। यहाँ जो दिया गया है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि करीब 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, जो करीब 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू को दिखाते हैं। यानी कि 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिर्फ 1 से 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दो मेन टाइप्स के सेल्स हैं इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो हैं अल्फ़ा और बीटा सेल्स। यानी कि ये जो 1 और 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स हैं वो मेनली 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं, जो हैं अल्फ़ा और बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल एक हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल जिस हार्मोन को सेक्रेट करता है उसका नाम है इंसुलिन। अब हम यहाँ पे ग्लूकागॉन के बारे में जानेंगे, फिर इंसुलिन के बारे में जानेंगे और फिर जो है उसके कारण होने वाले डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो ग्लूकागॉन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। जैसा ग्लूकागॉन वर्ड से प्रोनाउंस हो रहा है ग्लूकोज, तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन एक्ट करता है लीवर सेल पे यानी कि हेपेटोसाइट्स पे, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है यानी कि ग्लाइकोजन के लाइसिस को, जिसके कारण बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होगा और जब ग्लूकोज में ब्रेक होगा तो ब्लड में जो है शुगर ही शुगर होंगे। इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो हार्मोन है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया को और बढ़ाएगा। एक तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है और दूसरा जो हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं उन्हें भी ये जोड़ तोड़ के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, जिस कारण से ग्लूकोज और ज़्यादा हो रहे हैं। तो ग्लूकागॉन जो है रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, और जो सेल ग्लूकोज को अपटेक कर रहे थे यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज था वो जो सेल के अंदर जा रहा था उसे भी ये ग्लूकागॉन रोक देता है। तो सम टोटल हमारे ब्लड में ग्लूकोज ही ग्लूकोज है, जिस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और इसीलिए इस हार्मोन को जो हाइपरग्लाइसेमिया को इंड्यूस करता है उसे हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। अब हम दूसरे हार्मोन के बारे में जानते हैं जो बीटा सेल के द्वारा सेक्रेट होता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है ग्लूकागॉन की तरह, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस में। ठीक है, इंसुलिन एक्ट्स करता है हेपेटोसाइट्स पे, ये भी हेपेटोसाइट्स पे ही एक्ट कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये एडिपोसाइट्स पे भी एक्ट कर रहा है, सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, और इन्हेंस कर देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को। अब वो जो क्या कर रहा था, ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके अपटेक को सेल के द्वारा वो इनहिबिट कर रहा था, लेकिन इंसुलिन उसके उल्टे
बॉडी के सेल्स के द्वारा शुगर का अपटेक बढ़ा देता है और उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लूकोज का जल्दी रैपिड मूवमेंट होता है ब्लड से हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, जिससे कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट घट जाए ब्लड में तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन साथ में स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, जो कि हम ऊपर देख रहे थे, वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा था, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है टारगेट सेल्स में। द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन्ड जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब इस दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि पैनक्रियाज के अल्फ़ा बीटा सेल्स के द्वारा जो ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही हमारे ब्लड में मेंटेन करता है, यानी कि ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस के अमाउंट को मेंटेन करता है। अब इसके कारण कुछ डिजीज़ भी होते हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जब जो ज़्यादा समय तक हाइपरग्लाइसेमिया हो तो ये एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर को काज करता है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जो कि एसोसिएटेड होता है ग्लूकोज के ज़्यादा अमाउंट में लॉस के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया लीड करता है कम्प्लेक्स डिसऑर्डर को, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति यदि डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित हो तो उसके यूरिन में जो है, यूरिन से होके ग्लूकोज पास करेगा और उसके बॉडी में जो है कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स भी बन जाएंगे, जिसे हम केटोन बॉडीज़ कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी। यदि डायबिटिक पेशेंट है जिसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, यदि हमें कम करना है तो हमें उसे देना होगा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन को, जो है इंसुलिन, और इस तरीके से वो कम हो जाएगा। हम आज के लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं। हम टेस्टिस, ओवरी के और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। Okay, have a good day all of you. Please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.